हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये घटना चक्र पूर्वालोकन का चैप्टर नंबर 1 है, इंडियन पॉलिटी का। कल हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 किए थे, आज इंडियन पॉलिटी का करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, प्रोविज़न किया गया था? पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, रीजन समझ लेते हैं कि इसको पास करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इंडिया में जो रूलिंग अथॉरिटी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सब हम लोग समझते हैं। 1773 से पहले आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से काम करती थी, अपने हिसाब से चलती थी, या फिर थोड़े बहुत जो एक्ट बनाए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उनके द्वारा रन होती थी, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो एक तरह से इंडिया के अंदर सर्वे सर्वा ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। इस कंपनी में करप्शंस बहुत ज़्यादा होने लगे थे, नेपोटिज्म की समस्या बहुत ज़्यादा थी। इसी टाइम में बंगाल में अकाल भी पड़ा था, टेरिबल फेमाइन भी आया था, जिसको कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी कर नहीं पा रही थी। और इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसे कमाने के भी राइट्स मिल गए थे, रेवेन्यू जनरेट करने के भी राइट्स मिल गए थे। आपने बक्सर के युद्ध पढ़ के रखा है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको पता है कि यहाँ पे इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स का मतलब है कि ये लोग अब रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, यानी पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया मिल गया था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी अथाह पैसा कमाएगी तो फिर करप्शन होना स्वाभाविक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा कमाने का जरिया था, उसके बाद भी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1 लाख पाउंड का लोन मांगते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब इतना बड़ा लोन मांगा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तब उनका दिमाग खराब होना तो लाजमी था। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा कमाने का जरिया भी है, उसके बावजूद भी ये लोन मांग रहे हैं, तो मतलब चल क्या रहा वहाँ पे? तो चल तो ये रहा था करप्शन, नेपोटिज्म, लॉलेसनेस। तब जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला हथियार रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से बनाया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट बना तो दिया था, लेकिन उससे करप्शन थोड़ी ना खत्म हो गया था, नेपोटिज्म खत्म थोड़ी ना हो गया था। मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में विश्लेषण ही पूछ लेता है, तो फिर आपको यहाँ पे इसकी कमियाँ भी दिखानी पड़ेंगी कि रेगुलेटिंग एक्ट आया तो था करप्शन कम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, नेपोटिज्म खत्म करने के लिए, कंपनी को लाइन पे लाने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए, लेकिन ट्रैक पे तो आई नहीं थी कंपनी, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। एक ड्रॉबैक में गवर्नर जनरल जो थे उनको कोई वीटो पावर नहीं थी। इस एक्ट में तो पढ़े होंगे ना कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और वो हम लोग वारेन हेस्टिंग्स पढ़ते रहते हैं, तो वारेन हेस्टिंग्स के पास कोई वीटो पावर नहीं थी इस एक्ट के तहत। तो जब वीटो पावर नहीं थी तो फिर कंपनी को वो रेगुलेट कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट की आपने स्थापना कर दी, लेकिन इसकी पावर भी कोई वेल डिफाइंड नहीं थी, करप्शन भी कम नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें आप ड्रॉबैक में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई थी, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, सही पॉइंट है। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक्ट तो 1773 का था रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन यहाँ पे स्थापना वर्ष अगर पूछता है तो 1774 याद रखना, ठीक है, 1 साल बाद हुई थी स्थापना सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या थी वो 1+3 थी, 1 यानी चीफ जस्टिस और बाकी जजेस, और चीफ जस्टिस लेमेस्टर नाव के एलिजा एम्पे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट गलत है, यहाँ पे केवल 1 सही है। तीसरा क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है, नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में हम लोगों ने 2-3 चीज़ें सीखी। पहली बात हम लोगों ने सीखी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। दूसरी बात, इस एक्ट के अनुसार बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, और इनकी हेल्प के लिए एक परिषद का गठन किया गया, काउंसिल का गठन किया गया। तीसरी बात, वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। इसके 11 साल बाद आ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के काम में रेस्ट्रिक्शंस रेगुलेटिंग एक्ट से ही लगने लगे थे। अब आगे का जो एक्ट आएगा उसमें और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी, है ना, और आगे के अधिनियम आएंगे तो इसमें कंपनी का 1 पर कतर दिया जाएगा, और आगे के एक्ट आएंगे तो उसमें दोनों पर कतर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सीन चलता है, और इसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि 1858 में कंपनी का शासन ही खत्म हो जाता है, भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की खोपड़ी पे 1773 में हथौड़ा मारना शुरू किया धीरे धीरे, और 1858 तक पूरा धराशायी कर दिया, ठीक है। तो 1773 में जो काम हुए थे वो सीख लिया आपने। 1784 में जो काम हुए, पिट्स इंडिया एक्ट में जो काम हुए वो देख लेते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोला कंपनी से कि आपका काम आप खुद नहीं करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम अब 2 बोर्डों के द्वारा किया जाएगा, और इस एक्ट में कंपनी के काम बांट दिए गए। एक काम था व्यापार वाला, ट्रेड वाला, जिससे आमदनी होनी थी, पैसा आना था, सब कुछ तो यही था, है ना। और दूसरा था भारत के अंदर जो शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दूसरा काम कौन होगा?
दूसरा काम राजनीतिक वाला होगा, पॉलिटिकल होगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को राजनीतिक मैटर से क्या लेना देना था? पहले तो उनका काम ट्रेड करना था, रेवेन्यू जनरेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बस उतना इनका ध्येय था। तो देखिए यहाँ पे व्यापार वाले जो काम थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिए गए और राजनीतिक काम जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सर्वे सर्वा लोग थे, ठीक है, क्योंकि पैसे वाला मैटर था इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के खास लोग थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो आपको पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे बड़ा काम यहाँ पे कंपनी के काम में बंटवारा कर दिया गया था, ये सीखना है। चार्टर एक्ट 1813, इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको क्या सीखनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई, एकाधिकार खत्म कर दिया गया व्यापार का। 1813 आते आते तक इनका ध्येय बदल गया था। अब व्यापार करना इनका मेन मकसद नहीं था, अब भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करना इनका ध्येय बन गया था। पहले सब कुछ व्यापार ही था और 1813 आते आते तक इसी व्यापार को आप खत्म कर रहे हो। इससे क्या पता चल रहा है? इनका ध्येय पता चल रहा है, इनका मकसद पता चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाँ जहाँ भी बिजनेस होता था उस बिजनेस को खत्म कर दिया चीन को छोड़ के, ठीक है। चाय के साथ व्यापार कंटिन्यू रहा, चीन के साथ व्यापार कंटिन्यू रहा। 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं? बंगाल का जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, याद रहेगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल खत्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया। और पहला जीजीआई कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला लॉर्ड बेंटिक, तो सब याद होगा। 1813 में देखा एकाधिकार खत्म कर दिया, मोनोपोली खत्म कर दी, थोड़ा बहुत जो बिजनेस था वो चाइना के साथ कंटिन्यू रहा। 1833 में उसकी भी कमर टूट गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा बिजनेस खत्म कर दिया गया। अब जब व्यापार वाला खत्म हो जाएगा तो फिर कौन सा काम बचा? राजनीतिक वाला काम बचा, पॉलिटिकल वाला काम बचा। अब राजनीतिक सत्ता स्थापित करने वाला काम बचा, तो वही फिर किया इन्होंने। लालच बढ़ गया था ना कि बक्सर के युद्ध के बाद जो दीवानी राइट्स मिले थे उसी में ये सर्वे सर्वा हो गए थे, राजा हो गए थे। और जब हम भारत पर पूरी राजनीतिक सत्ता ही स्थापित कर लेंगे तब तो अब दुनिया के लीडर बन जाएंगे। तो इस तरह का मनसा इनकी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ बातें थी, अब सारा तो डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो अब जो मेन क्वेश्चन है वो तो कर लें, मैचिंग तो करा दें। क्वेश्चन पूछा क्या है सूची 1 में और सूची 2 में? 1833 की एक बात और याद रखें, यहाँ पे मैकाले की एंट्री हुई थी। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी उनमें एक मेंबर और ऐड कर लिया गया, मैकाले को, जो भारत में अंग्रेजी भाषा लाने का सूत्रधार है। चलिए जल्दी से मैच कर लीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसका क्या मतलब है? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये आपने अभी सीखा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। कंपनी की एक्टिविटी में, कंपनी के काम में बंटवारा कर दिया गया था, तो ए का 2 हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये आपने 1773 में देखा था रेगुलेटिंग एक्ट में, तो बी का 1 हो गया। डी ऑप्शन है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, यानी मैकाले की बात कर रहे हैं, तो डी का 4 हो गया, ये 1833 के चार्टर एक्ट में। और सी ऑप्शन इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, 1813 चार्टर एक्ट। आज जो एंग्लो इंडियन पॉपुलेशन देख रहे हैं ना भारत में, ये सब इन्हीं की देन थी। इनका मेन टारगेट तो कन्वर्जन था, दूसरा पर्पज़ क्रिश्चियनिटी को फैलाना था, तीसरा पर्पज़ इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड करना था, ठीक है, हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 चीज़ें तो सीख ही ली। सबसे पहले ईसाई मिशनरियों का आना देखा था 1813 के चार्टर एक्ट से, इसके बाद फिर मैकाले की एंट्री हो जाती है चार्टर एक्ट 1833 से। तो यहाँ पे ईसाई मिशनरी जो थे वो भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। 1813 बीत गया, 10 साल बाद 1823 में एक कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी का नाम था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे 1813 के चार्टर एक्ट में एक बात और की गई थी, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का आवंटन भी था। बेसिकली ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही था। इस 1 लाख रुपए को अलॉट कराने की जिम्मेदारी इस कमेटी के पास थी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो 1823 में बनी थी। प्रावधान तो 1813 में कर लिया गया था 1 लाख रुपए देने का, और इसकी जिम्मेदारी दी गई 1823 की कमेटी को। तीसरा पॉइंट है प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, यानी ओरिएंटल एजुकेशन और एंग्लोसिस्ट। आपने दोनों का नाम सुना होगा, टी प्रिंसेप का और ट्रेवलियन का। ओरिएंटल एजुकेशन को जो समर्थन कर रहे थे वो थे टी प्रिंसेप, तो ये डिस्प्यूट था, विवाद था, ये भी इंग्लिश एजुकेशन को लेके था। और एक बात आप लोग याद रखना कि मैकाले ने जो अंग्रेजी शिक्षा का, इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी किया था वो हायर एजुकेशन के लिए किया था। शुरुआत में ये हायर एजुकेशन के लिए था, उच्च शिक्षा के लिए था। 1-2 बार कोर्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल से हायर लेवल तक मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हैं जिनके कारण अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ये हम लोगों ने सीख लिया है
मोनोपोली को कब ख़त्म किया? 1813 में, चार्टर एक्ट 1813। और 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पूछा है। 2-3 बातें हम लोग जानते हैं। कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी थी, एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। चीन के साथ बिजनेस कंटिन्यू था और चाय का व्यापार कंटिन्यू था। और एक कंटिन्यू कब तक था? 1833 तक। 1833 के चार्टर एक्ट में इनको भी खत्म कर दिया। तो पहला पॉइंट यही लिखा है, तो ये तो सही है। सेकंड पॉइंट है, इस एक्ट ने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, सोवरेंटी को सुदृढ़ कर दिया। देखिए 1813 में जो सबसे बड़ा झटका लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो व्यापारिक एकाधिकार को ख़त्म करना था। और इस एक्ट में यह भी बात की गई थी साथ में कि चीन के साथ जो व्यापार आपका बचा हुआ है और चाय का जो व्यापार चल रहा है, इस व्यापार को भी आप क्राउन की सहमति से करेंगे। तो एक तरह से क्राउन की सोवरेंटी तो आई गई थी ना। कंपनी कर जरूर रही थी लेकिन वो क्राउन के हिसाब से कर रही थी। और कंपनी ने कब तक किया? 20 साल और आगे तक किया, यानी 1833 तक किया। 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था कंपनी के व्यापार के अधिकार। ठीक है, तो ठप्पा तो लग ही गया था, मोहर लग गई थी। तीसरा ऑप्शन है, भारत का राजस्व रेवेन्यू अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ऐसा तो नहीं था, ये काम तो 1858 में हुआ था ना। 1857 की क्रांति ने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को झटका दिया, खलबली तो तब मची थी। तब 1858 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, यानी कंपनी का शासन खत्म कर दिया। इंडिया पे अब जो राज करना था वो सीधे क्राउन को करना था। और ब्रिटिश क्राउन को जो इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आप पढ़ते रहते हैं, पहला वाइसराय इंडिया का कौन था? कैनिंग था। और ये वाइसराय वाली बात 1858 में ही बनाई गई थी। ठीक है, तो कैनिंग को आप एक तरह से प्रेसिडेंट समझ सकते हो, पीएम समझ सकते हो। और यहाँ पे याद रखना है आपको 1858 में कि यहाँ पे एक पोस्ट को जनरेट किया गया था, नई पोस्ट बनाई गई थी जिसे बोलते हैं राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी। भारत के अंदर जितने भी प्रशासन वाले कार्य होने थे वो राज्य सचिव को करने थे। सारी जिम्मेदारी राज्य सचिव की थी, एक तरह से एक कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह थे। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट गलत है, 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये काम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बजट पर बहस करने की शक्ति थी लेकिन वोटिंग करने का राइट नहीं था। एक तरह से बस अपनी बात रख सकते थे, वोटिंग का कोई राइट नहीं दिया गया था भारतीयों को। इस टाइम तो इंडियन इमर्ज कर रहे थे ना, इतने जल्दी वोटिंग राइट तो देंगे नहीं ये लोग। अगर वोटिंग राइट दे देंगे तो हर पॉलिसी पे इनका काउंटर अटैक होगा। तो अंग्रेजी लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, वो फिर बाद में एक्सटेंड किए गए। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा की गई थी? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछ रहे हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। अंग्रेजों के अनुसार ये सुधार थे लेकिन वास्तव में ये सुधार न होकर बेकार थे। हिंदू मुस्लिम के बीच में ये जो दरार पड़ी 1947 में देश का विभाजन हुआ, इसकी पहली जड़ मार्लियामेंटो सुधार था। इस चीज़ को आप कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से प्रूव कर सकते हैं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में ये व्यवस्था थी, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो इनको वोट देने वाले जो भी लोग होंगे वो भी मुस्लिम समुदाय के होंगे और किसी समुदाय का व्यक्ति इस कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकता था। 1909 के एक्ट में ये व्यवस्था सिर्फ मुस्लिम्स के लिए थी और इसी व्यवस्था को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में एक्सटेंड कर दिया गया था और समुदाय के लिए, जैसे एंग्लो इंडियन हुए, क्रिश्चियन हुए, सिख समुदाय हुआ, इन सभी के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया 1919 में। तो उत्पत्ति तो 1909 के एक्ट में ही हो गई थी मार्लियामेंटो सुधार से। ये अंग्रेज़ों के हिसाब से सुधार थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1909 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? फेडरल कोर्ट की बात कर रहे हैं। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुई थी। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्ट पूछे तो 1935 का लगा देना और स्थापना वर्ष पूछे तो 1937 लगा देना। ठीक है, पहले चीफ जस्टिस जो थे संघीय न्यायालय के फेडरल कोर्ट के, वो सर मॉरिस गोयर थे। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? वही क्वेश्चन है, हम लोगों ने 1937 पढ़ा। यहाँ पे 1935 मत लगा देना, बी ऑप्शन राइट हो गया। अगर एक्ट पूछा जाएगा तब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन यानी डायरकी किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? पहले इसको समझ लेते हैं, द्वैत शासन है क्या।
द्वैत का मतलब समझ रहे होंगे, दो लोगों के द्वारा शासन हो रहा है। कुछ विषयों पे कोई और काम कर रहा होगा, कुछ विषयों पे कोई दूसरा काम कर रहा होगा। तो ऐसा ही सीन कुछ यहाँ पे भी था। यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़ना, केंद्र में पूछा है, प्रांतों में नहीं पूछा है, प्रोविंस में नहीं पूछा है। प्रोविंस में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी 1919 के एक्ट से, जिसे अंग्रेज लोग चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म बोलते हैं। 1935 में द्वैत शासन केंद्र में लाया गया और प्रोविंस से ख़त्म कर दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि पहली बार द्वैत शासन कब लाया गया था, तो आप 1919 लगाइएगा। केंद्र में कब आया? 1935 में। अगर ये पूछा जाए कि प्रांतों से द्वैत शासन कब खत्म किया, तब भी 1935 से। इतना क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि द्वैत शासन का मतलब है कि दो लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। एडमिनिस्ट्रेशन रन बाय टू पावर्स। अब ये टू पावर्स कौन है? ये दो पावर कौन है? जिनमें से एक पावर थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इस काउंसिल में जितने भी मेंबर रहते हैं ये सीधे क्राउन के द्वारा चुने जाते थे। और दूसरी पावर थी मिनिस्टर, मंत्री लोग। ये कहाँ से आते थे? ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से चुन के आते थे। तो पूरे देश का शासन इन दो लोगों के हाथ में था। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि किसके पास कौन से सब्जेक्ट हैं, काम करने का अधिकार किन सब्जेक्टों पे था। क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये सीधे क्राउन के द्वारा चुनी गई है, तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि इस काउंसिल के पास वही सब्जेक्ट होंगे जो पावरफुल होंगे, जो पैसे वाले होंगे। जैसे रेवेन्यू हुआ, पुलिस हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ। ये सारे के सारे सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट थे, और इनको कंट्रोल कौन कर रहा था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल कंट्रोल कर रही थी। और जो ट्रांसफर्ड विषय थे उनकी जिम्मेदारी दे दी गई इन मिनिस्टर को। और इनमें ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है। वेलफेयर वाले सब्जेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होते थे, जैसे इरीगेशन हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ सैनिटेशन हुआ। तो ये सारे सब्जेक्ट मिनिस्टर को दे दिए गए। एग्रीकल्चर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, पब्लिक हेल्थ हुआ, नदी नाले रोड बनाने वाले काम, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में थे, और इनकी जिम्मेदारी इन मिनिस्टर्स को थी। ठीक है, तो ये सिस्टम पूरा द्वैत शासन कहलाता था। और इंट्रोडक्शन इसका 1919 में हुआ था, और केंद्र में द्वैत शासन का इंट्रोडक्शन 1935 में हुआ, और 1935 में प्रोविंस से द्वैत शासन को हटा दिया गया। तो यहाँ पे केंद्र में पूछा है तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये दूसरी पावर जो मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, इसमें ज़्यादातर इंडियंस ही थे। हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट कीजिए। चलिए फटाफट कर लीजिए, आसान है। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? अभी देखा आपने 1935 में। ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आइए इसको देखिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं। 1919 के एक्ट में अभी आपने एक चीज़ सीखी कि प्रोविंस में द्वैत शासन का इंट्रोडक्शन हुआ था इसी एक्ट से। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी को जाके 1935 में ख़त्म कर दिया गया था। ये सब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा। सेकंड पॉइंट है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था तो 1909 में ही हो गई थी ना, पार्लियामेंटो सुधार में हो गई थी। 1919 में तो एक्सटेंड किया गया था। तो सेकंड पॉइंट गलत है। तीसरा पॉइंट है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो ये भी तो सही है। अभी आपने सीखा कि प्रांतों में भी डुअल गवर्नमेंट थी। प्रांतों में डुअल गवर्नमेंट होने का मतलब प्रांतों के जो सब्जेक्ट थे उनको ट्रांसफर्ड और रिजर्व में बना लिया गया होगा। तो यहाँ पे ये विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण सही लिखा है। 1 और 3 सही हो जाएगा, सेकंड पॉइंट गलत है। इसी चीज़ को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोला गया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतों में स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता। इस एक्ट की एक बात और आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई कैमरलिज्म। लेजिस्लेचर को 2 सदन में डिवाइड किया गया। पहला सदन था काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको आप राज्यसभा की तरह ट्रीट कर सकते हो, और दूसरा सदन था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये ऐसा प्रोविज़न 1919 के एक्ट से हुआ। 14 देखिए, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। लेजिस्लेचर को बाइकमरल कब बनाया गया, ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सीखा 1919 के एक्ट में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्यसभा की तरह काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा की तरह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 15 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। यहाँ पे ये सभी महिलाएं लिखा है, ये गलत है। ये व्यवस्था सीमित वर्गों के लिए थी, सभी महिलाओं के लिए नहीं थी।
पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लेजिस्लेचर में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। देखिए आप लोग कुछ बातें याद रखें। पार्लियामेंट्री सुधार, यहीं से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की उत्पत्ति हुई और सबसे पहले सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए व्यवस्था थी 1909 में। 1919 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। मुस्लिम में तो पहले ही था, साथ में सिख कम्युनिटी को कर दिया, यूरोपियन लोगों के लिए कर दिया, एंग्लो इंडियंस के लिए कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे, 1919 में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था ये डिप्रेस्ड क्लास के लिए नहीं था। डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी ये व्यवस्था आई थी 1932 में, मैकडोनाल्ड साहब ने जब कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। इसी पे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी जी में जंग सी छिड़ी थी, क्योंकि अंबेडकर साहब डिप्रेस क्लास को जो कम्युनल अवार्ड प्रोवाइड किया गया था ये सहमत थे, लेकिन महात्मा गांधी कम्युनल अवार्ड से सहमत बिल्कुल नहीं थे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दोनों लोगों का एक ही था, अप्रोच बस अलग अलग थे। मकसद एक ही था, डिप्रेस क्लास का उत्थान करना, लेकिन तरीके अलग अलग थे, अप्रोच अलग था। अंबेडकर साहब का अप्रोच पॉलिटिकल अप्रोच था, जबकि महात्मा गांधी साहब का जो अप्रोच रहता था वो सोशल अप्रोच रहता था। दोनों लोगों में काफ़ी नेगोशिएशन हुए। फाइनली 1932 में पूना पैक्ट हो गया था। पूना पैक्ट में क्या हुआ था, 1932 में ही जो मैकडोनाल्ड साहब ने डिप्रेस क्लास के लिए कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, इसी कम्युनल अवार्ड को 1932 में पूना पैक्ट में विड्रॉ कर लिया गया। और विड्रॉ कैसे हुआ, अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी की सहमति से। और यहाँ पे अंबेडकर साहब मान कैसे गए थे, मान इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ पे सीटें रिजर्व ज़्यादा कर दी गई थी। तो यहाँ पे पूना पैक्ट बताने का मतलब क्या था, मतलब बस इतना था कि 1932 तक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया, लेकिन फाइनली पूना पैक्ट में डिप्रेस क्लास को जो कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, पूना पैक्ट में सिर्फ डिप्रेस क्लास के लिए जो कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था थी उसको हटाया गया था, उसको विड्रॉ किया गया था, बाकी कम्युनिटी के लिए नहीं। बाकी कम्युनिटी के लिए तो 1935 तक एक्सटेंशन था, लेकिन कहीं कहीं 1935 के एक्ट में लिखा है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन डिप्रेस क्लास को भी एक्सटेंड किया गया था। तो ऐसा नहीं है, ये 1935 में पूना पैक्ट से ख़त्म हो गया था। इसको वेरीफाई करके बताएंगे। 1935 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और साथ में फीमेल्स भी जोड़ लीजिए, महिलाओं के लिए भी ये व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत लिखा है कि सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे महिलाओं के लिए पूछा था और महिलाओं के लिए हम लोगों ने देख लिया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए 16 कीजिए। भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज के संदर्भ में बताना है। पहला स्टेटमेंट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट कब हुई, 1854 लंदन में ही आयोजित होती थी। 1919 के एक्ट में पहली बार प्रोविज़न किया गया कि अब ICS की परीक्षा इंडिया में भी की जाएगी। ठीक है, और 1922 में पहली बार भारत में परीक्षा हुई। पहली बार परीक्षा इलाहाबाद में हुई थी, यानी पहला सेंटर इंडिया में इलाहाबाद था ICS का, दूसरा सेंटर दिल्ली हुआ करता था। इस समय पे था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जलजला, लगभग हर एक IAS IPS इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हुआ करता था। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट लिखा है। प्रोविज़न 1919 में किया गया था, 1922 में पहली बार इंडिया में परीक्षा हुई, पहला सेंटर इलाहाबाद, दूसरा सेंटर दिल्ली। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, मौका मिला था इंडियंस को, जानती है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आइए इसको देखिए। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 123। गवर्नर जनरल को सबसे पहले राइट कब दिया गया था अध्यादेश जारी करने का, 1861 का एक्ट याद आ रहा। इसके साथ साथ 1935 के एक्ट में भी ये सब प्रोविज़न है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 19 देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का प्रोविज़न कहाँ पे, जल्दी से बताइए कौन से शेड्यूल में, 7 शेड्यूल में शक्तियों का विभाजन। यहाँ पर लिस्ट पढ़ते हैं ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये सब व्यवस्था 1935 में ही कर ली गई थी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है।
वर्तमान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर चीज़ें इसी एक्ट से एज इट इज़ उठाई गई हैं। चलिए आइए 20 देखिए, निम्नलिखित एक्ट में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। ये जो सबसे बड़ा एक्ट था 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इसी 1935 के एक्ट में बर्मा एक्ट 1935 का भी जिक्र था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है, इसको बुक से ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है साहब लोग, तो ये इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।